गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड आफ्टरनून। स्वागत है। आ गए बच्चा शशांक, हम आ गए। हाँ, जाएंगे कहाँ, काहे नहीं मन लगेगा। तो निरंतर मिलेंगे तो मन लगेगा ही लगेगा। स्वागत है आप सभी का। आज यह विशेष दिन है, हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने। भैया खुश रहिए, खुश रहिए। महादेव को हमारा भी नमन है। इधर यूपीपीएससी प्री एग्जाम होने को है। 1 मिनट के लिए मैं जरा ऑफलाइन होता हूँ। ये अपनी, हाँ हाँ, पेन भूल गया था मैं। बाहर रखी हुई थी। स्वागत है। तो आप सब जान रहे हैं यूपीपीसीएस का एग्जाम है, लगे हाथ। वो 11 अक्टूबर को हो जाएगा प्री। तो इस समय जरा उस कंसर्न को लेकर के हिंदी के कुछ रेगुलर क्लास हम देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें अगर सी सेट लिखा है तो आपका काम नहीं होगा। ये बच्चा इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर लोअर पीसीएस। अच्छा, हाँ हाँ, इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, जितने एग्जाम होते हैं सब पर ये बराबर बराबर काम करेगा। तो आप सब पूरी तैयारी से इसको करेंगे, समझेंगे। आइए, पहला सवाल बड़ा गजब सा आपके सम्मुख है। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सोच लीजिए, विचार लीजिए, पढ़ लीजिए। तब तक हम एक संदेशा भेज रहे थे एक जनों को। 1 मिनट। और बस। नमस्ते, स्वागत है। चलिए, पोल आपके सामने है। बताइए, वायस का पर्यायवाची इनमें से क्या है। वायस का पर्यायवाची इसमें से क्या है। बस। अच्छा, नमस्ते, स्वागत है। बस। डॉक्टर प्राची खुश रहिए, स्वागत। अच्छा देखिए, मतलब आप बस 44%। व्या, व्या, वायस भी वायरस लग रहा है गुरु जी है। ये गजब था भाई। ये अल्टीमेट था। स्वागत है सभी का। स्वागत स्वागत स्वागत, वेलकम ऑल। और ये बड़ा गजब सा सवाल है। कल ही बच्चा हमने रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा है। इतने गजब गजब शब्द अगर हिंदी में मैं जानता हूं तो ये सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर की बदौलत है। साहब, उनकी कविताएं पढ़ पढ़ करके, हाँ। हाँ, जैसे लखनऊ लॉकडाउन लगता था, सही कह रहे हो। आनंद अभी अच्छा, एक जनरल हिंदी का कोई पोर्शन आप कवर कर लीजिएगा तो जो सीसैट पोर्शन है हिंदी उससे कवर हो जाएगी। शाम को 5 से 6 आनंद जो बैच ले रहे हैं उसमें ग्रामर पोर्शन देख लीजिएगा, अभी खत्म होने को है। तो 5 to 6 वाला बैच कर लेंगे तो ये कवर कर लेगा प्लस में। अच्छा देखिए, तो भैया वो क्या, कबीरदास वो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे। ओके, कल तो मैंने वो पढ़ी थी बापू। और एक बार बीच में रश्मिरथी पढ़ी थी, तो रश्मिरथी में एक पंक्ति आती है। दुर्योधन को जब वो भगवान कृष्ण चेतावनी देते हैं तो कहते हैं कि हिंसा का परदाई होगा, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, विस्माण बूंद के छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। तो नहीं नहीं नहीं, नहीं हुई थी, 9 बजे नहीं हुई थी। उसके लिए एक प्रेमर आया था, मतलब 9 बजे अगर आप आए हो तो 9:15 बजे तक एक लाइव हुई थी, 9 बजे नहीं। सुनिए, तो वायस भैया कौआ होता है। वायस, भैया खुश रहो, वायस श्रृगाल, ये दो शब्द याद कर लेना, दोनों खूब पूछे जाते हैं। वायस पर्यायवाची है कौआ का, और श्रृगाल पर्यायवाची है सियार का। अच्छा, कल जो इतनी क्लिष्टतम हिंदी मैंने कविता के रूप में कही थी, क्योंकि दिन विशेष था तो इसलिए विशेष कक्षा थी। आज उसमें से हम कुछ सवाल लाए हैं हम। आप देखिएगा कि एग्जाम में कैसे वो गजब गजब प्रश्न बनेंगे। अच्छा, आवाज नहीं आ रही एक बार। अच्छा, 1 मिनट, जरा जरा रिफ्रेश कर एक बार हमें बताइएगा। इज एवरीथिंग क्लियर? क्या मैं एकदम साफ साफ चकाचक दिख रहा हूँ? क्या मैं क्लियरली दिख रहा हूँ? 98 97, बहुत बढ़िया। अरे तब कहाँ लगाते हैं, तब ये नहीं लगाएंगे बिना से। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ क्लास ले लेंगे, हम यहाँ भी क्लास ले लेंगे, और बाकी
बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम सब तुम्हारे चलिए। देंगे एंड, अच्छा सुनाई देंगे एंड दिखाई देंगे, क्लियर, धन्यवाद। तो कल ये शब्द बहुत बार आया था कल की कविता में, और ये पर्यायवाची में एग्जाम में बहुत बार आया है। तो मेरा मन हुआ कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताइए सेना का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं? सेना का पर्यायवाची, कल जब हम गांधी जी पर कविता पढ़ रहे थे भावा विभोर, कल हम ये नहीं देख रहे थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जब दिनकर हमारे अंदर आ जाते हैं, उनकी आत्मा हमारे भीतर आती है, तो हम दुनिया भूल जाते हैं। तो कल हमारे भीतर से दिनकर निकल रहे थे। अब हिंदी लीजिए। हाँ, अच्छा हुआ था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। याद हो जाए आपको हिंदी एकदम, राह चलते दिखे हिंदी, इसके लिए हिंदी पढ़ाते हैं भाई। 72%, 72% सही जवाब है बच्चा। सेना का पर्यायवाची, हाँ नहीं, सेना का पर्यायवाची कंटक नहीं है। कटक सेना होती, कटक घोड़ा कहाँ पड़ ली भैया। घोटक घोड़ा होता है अनु, अनु घोटक होता है घोड़ा। कंटक माने होता है कांटा, और ये सेना अनी है। गांधी जी बढ़ते चले जा रहे हैं और तिमिर की अनी कटती चली जा रही है। बात समझ रहे? कल की कविता याद है कि गांधी जी बढ़ते चले जा रहे हो, तिमिर की अनी, तिमिर की सेना कटती छटती चली जा रही है। तो वहां पर जब अनी आया था, तो 1 मिनट को मैंने ठहर के कहा था अनी माने क्या होता है, सेना होता है। तो सेना अनी, और चमू, दानव दल का चमू तैयार खड़ा है, यानी कि दानवी चमू अर्थात दानवी सेना तैयार खड़ी है। कल ये चमू शब्द भी आया था कल की कविता पाठ में। और बच्चा कटक, कटक माने होती है सेना, तो ये सब सेना है। कंटक कांटा होता है, एकदम साफ साफ रट लीजिएगा। कटक चमू अनी सेना, कटक चमाचा। एक बात समझ लीजिएगा, यूपीपीसीएस का सीसैट वाला जो क्वेश्चन होता है, माना कि 33% क्वालिफाइंग होता है, 33%, आप उतना निकाल ले जाएंगे बात बन जाएगी। लेकिन और वो 33% में भैया 20 सवाल हिंदी का, और ये हिंदी में 20 में 17-18 करवाने को, जैसा यूपी पीसीएस का सीसेट आता है उसमें तो मैं 20 में 19 और 20 का दावा करता हूँ। ऐसे देखना और 20 टिक कर देना, तो प्रेशर सीसेट का खत्म हो जाएगा अगर हिंदी मजबूत हो जाए। बाकी वो लंबे लंबे पैराग्राफ और दुनिया भर का वो कम्युनिकेशन सब समझ में आएगा, हिंदी का भाव समझ ले जाओगे तो, ठीक है। तो मैं सीसेट सीरीज जरूर पढ़ा दूंगा। बस दूसरा सवाल है बच्चा, अगला प्रश्न देखिएगा। ये भी सवाल पूछा जाता है संधियों में खूब सारा। यहाँ जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सीसेट के पोर्शन से 11 अक्टूबर तक मैं रेगुलर क्लास करवाऊंगा। हिंदी वाला पोर्शन जो पेपर में आया हुआ है वो तो बहुत निहायत सरल सवाल है। उन ऑप्शन को दिखा करके कि भैया देखो ऐसा सवाल आता है, मैं ये सीरीज चला दूंगा 11 अक्टूबर के पहले। और ये सीरीज जो मैं चलाऊंगा जिसका नाम सीसेट होगा, ये यही 1 से 2, जिसका नाम सी सेट होगा बच्चा, लेकिन ये लोअर पीसीएस में इक्वली काम करेगा, ये यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर में काम करेगा, ये यूपीएसआई की बराबर तैयारी करवाएगा, सब सेम। हाँ मेन मेन कर बच्चा, क्वेश्चन आंसर जो करवा रहा हूँ इसी में कवर हो जाएगा। आप पेपर देने जाओगे तो आप सही टिक करके आओगे, टेंशन मत लेना। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा, एकदम सही सही जवाब बता दो। सरलम प्रश्नम। अगर तुमको सच में ईमानदारी से हिंदी पढ़ना आ जाए, तो ये जो वो लोग जाते हैं बच्चा, बाहुबली सर आए क्या, बाहुबली सर? हाँ हम देख नहीं पाए। अरे मृत्युंजय सर, सर सर मृत्युंजय सर स्वागत है। हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिए, वो पढ़ाने में ध्यान था। स्वागतम स्वागतम। देखिए बाहुबली सर का स्वागत है हमारी कक्षा में। हाँ, बाहुबली सर गजब इतिहास पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर पढ़ाते हैं। गजब गजब। हाँ या नहीं, बाहुबली सर मोहब्बत में हम लोग कहते हैं, वैसे मृत्युंजय सर नाम है। चलिए, स्वागत है गुरु जी, आने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बताइए तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चा? ये हो जाएगा तेजमय। समझिएगा, यदि विसर्ग के बाद, बहुत गजब नियम समझा रहा है उसको समझना। जैसे विसर्ग है, हाँ विसर्ग संधि है, जैसे आपने देखा होगा, बताओ, देखिए इतिहास वाले सर आ गए तो हमारा इतिहास जाग रहा है। हम भी सवेरे वाली क्लास में आजकल इतिहास पढ़ा रहे हैं गुरु जी की संगत में।
बताओ, यशः दा शब्द क्या बनेगा? क्या सच में रुक गया भैया? दिख रहा है? अरे नहीं, देखो रिफ्रेश कर लो बच्चा। यशोदा, बताओ यशोदा नंद बाबा की पत्नी के अलावा किनकी पत्नी का नाम है इतिहास में? नंद बाबा की पत्नी के अलावा किनकी पत्नी का नाम है इतिहास में? यशोदा। ले, श्रिया, वो बुद्ध, अशोक, भगवान कसम हम कहाँ जाएं। अरे सर जी तनिक इतिहास इतिहास पढ़ा दीजिए इन लड़कों को, देखिए ये महात्मा बुद्ध की या तो गुरु जी की शरण में जाओ या हमारी शरण में आओ क्या कर रहे हो, देखो दूसरे यार। देखो ये यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है, महावीर स्वामी। भैया कृष्ण की माता जी का नाम था यावर हुसैन, कृष्ण की माता का नाम था। मैं हिस्टोरिकली सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा बताओ, यशाधारा कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। शब्द क्या बनेगा? यशोधरा, यशोधरा। और यशोधरा माने किनकी पत्नी का नाम है? ये किनकी पत्नी का नाम? आप महावीर न कहना, ऊपर दोनों जने झगड़ा कर लेंगे। हाँ, अदला बदली करवा रहे हो तुम सब। बुद्ध की पत्नी का नाम है। हाँ, तो याद रखिएगा, यशहधरा माने यश को धारण करने वाली, और यशहता माने यश को देने वाली। अरे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य न लाओ यार तो यशादा यशोदा हो गया, यशाधरा यशोधरा हो गया, याद रखिएगा। विसर्ग संधि चली तो आप तो देखो क्या होता है। होता क्या है, अगर छोटा, अरे भैया बुद्ध की माता का नाम महामाया है, ठीक है, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। काहे कंफ्यूजन करें, इतना सरल नाम, एकदम जन्म जन्म याद रख लेने वाला नाम है, तुम सब भूल रहे हो यार। पहला सवाल शुरू करते हैं बुद्ध में यही। अच्छा तो तेजा में क्या हो, तेजा में क्या हो जाएगा बच्चा? तेजोमय हो जाएगा। तो अब एक नियम सुनो, अगर छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा के बाद विसर्ग हो, समझना, खोपड़ी में बसा लेना, छोटा आ या बड़ा आ की मात्रा के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आता है, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यशहदा, यशोदा, यशाधरा, यशोधरा, तेजमय, तेजोमय। बच्चा खुश रहो, स्वागत, तेजोमय। और देखिए मनहजा, मनोज, सरहजा, सरोज, यानी छोटा बड़ा की मात्रा के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद अगर दा या धा या कुछ भी व्यंजन आ जाता है तो ओ हो जाता है। बात समझ गए? अच्छा, और विराज बाबू जब भी आप यह शब्द बोले तो इसके आगे श्री लगाएं। हाँ हाँ लिख, अच्छा अच्छा, मनः हर, लेकिन इसको ऐसे नहीं बोल देंगे, इसके आगे लगाए श्री, फिर बोले मनोहर। ऐसा मतलब का है, हमारे पिताजी का नाम है, हाँ, श्री मनोहर लाल, हाँ, याद रखिएगा, ऐसे नहीं बोल देंगे अच्छा, आ, हमारे हम बच्चा सूर्योदय में वो गुण संधि है। हाँ, गुण, वहां विसर्ग नहीं आया है, तोड़ के देखो। विसर्ग में मात्रा काउंट की क्या जरूरत है? अरे विराज हम मजे मजे में कह रहे हैं भाई। अच्छा, अच्छा देखिए, पिताजी का नाम जो है उनके नाम का मतलब और हमारे नाम का मतलब लगभग एक ही है। ललित माने क्या होता है? सुंदर। और मनहर, मन को हरने वाला। तो जो इतना सुंदर हो जो मन को हर ले वो मनहर। और ललित माने सुंदर। तो देखो ठीक ठाक लग रहे होंगे, कलम मेहंदी वेहंदी लगा लिए, बाल थोड़े लाल हो गए सुनो, तो बच्चा क्या बोले हैं, रूल लिख देते हैं, छोटा आ, बड़ा आ प्लस विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या हो, कोई स्वर। बहुत गजब नियम है बच्चा, समझ लो, कोई स्वर। और देखो, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी अभी बता रहा हूं, व्यंजन, व्यंजन मतलब जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, बंबई सब हम पूछ डालोगे हैं अच्छा, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। अच्छा देखिए तीसरा, अच्छा अरे वो यहाँ नहीं है। तो कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। और क्या बोलते हैं,
अंतस्थ, और ऊष्म। अगर इतने व्यंजन आ जाएं तो नियम जानना, विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? रुक जा यार, कसम से। अब ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। विसर्ग, अरे मतलब सेम है, ऐसा नहीं कि कुछ एडिट वेडिट करवाए थे। एक दिन तैयार व्यार हो गए थे तो ऐसे लग रहे थे, मतलब एडिट नहीं करवाया है। विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। अच्छा, जब मैं कहता हूँ कोई स्वर, तो कोई स्वर मतलब समझते हो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, वो सब स्वर हो जाएगा। अच्छा, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, माने गा जा डा दा बा, घा झा ढा धा भा, अंगाई आना नाम, ये का पढ़ रहे हैं मास्टर, ऐसे समझिएगा। देखो, ये बच्चा गा जा डा डा बा, और देखो धा छा ढा ढा भा, और देखो अंगा या अंगाइयाड़ा ना मा, और देखो का चा टा ता पा, और देखो खा छा था था था। हमारी जिंदगी का एक रूप वह भी है बच्चा, ये तो वो हमारे जीवन का एक रूप है। शिव प्रकाश ये कहा है भेजो बच्चा, इसका क्या मतलब है? सुनिए, ये है वर्गों का पहला वर्ण, वर्गों का पहला वर्ण आ चा टा था पा, वर्गों के दूसरे वर्ण खा छा ठा था पा, और ये है वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण। यानी कि ना, आप फोटो में देखो, हम ही साथ साथ बैठे तो फोटो क्या करोगे। सुनो, तो वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण का हो गया बच्चा। अगर विसर्ग के बाद गा आएगा, ओ बन जाएगा, विसर्ग के बाद खा आएगा, ओ बन जाएगा, अंगा याड़ा नामा में से कुछ आएगा, ओ बन जाएगा। तो यही होते हैं। जब मैंने यहाँ नियम लिखा तो समझिएगा, कोई स्वर आ जावे, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जावे, या अंतस्थ आ जावे, अंतस्थ माने यारा लावा, और उस माने शा सा साहा, तो बच्चा आंग मूंगियो ठप्पा मारियो की विसर्ग का ओ हो जाए। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न पर। इसमें क्या सवाल है? भंवरा भ्रमर एकदम सही लिखा है बच्चा, और ढीठ धृष्ट ये भी सही लिखा हुआ है, और भ्रमर उल्टा लिख गया भैया, ये वाला जो है ये उल्टा लिख गया है, ये होना चाहिए था तद्भव भंवरा और तत्सम में भ्रमर। अरे भाई, काहे रमेश बाबू तुम, हाँ मिलती है, तनिक तनिक मिलती है। चलो अगला सवाल बताइए। ये प्रश्न, हाँ, इस प्रश्न में मतलब इतना फेवरेट सवाल है, क्योंकि ये सब सवाल एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए ये सवाल मैं दोबारा दोबारा आपकी खोपड़ी में रख रहा हूँ। बताना है कि इनमें से एक शब्द अशुद्ध लिखा है, एक गलत लिखा है, और जो गलत लिखा है बस उसको टिक कर दीजिए। बर्तनी शुद्धि का गजब सवाल है। एक गलत लिखा है, जो गलत लिखा है उसको टिक कर दीजिए। ए और बी में चल रही है कांटे की टक्कर, कभी ए, अरे बी आगे जाता हुआ, ए पीछे होता हुआ, जय हो जय हो। ऑप्शन 4, तुम इतने, बस 37%। बहुत नाइंसाफी है रे सांबा, बहुत नाइंसाफी। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लो। आज आज आपको पता है कि पहले तो जान लीजिएगा ये गलत है। हमने अभी कल प्लान चेंज करवाया है अपना, 148 MBPS ये डाउनलोडिंग स्पीड है, 80 MBPS अपलोडिंग स्पीड है, और पिंग रेट मात्र 2 है। तो इधर से तो गड़बड़ होने का संभावना ही नहीं है। तो आप अपने, नहीं BSNL नहीं, जियो फाइबर, जियो फाइबर, जियो फाइबर। अच्छा देखिएगा, तो इनमें से अशुद्ध बताना है। लगभग 1200 रुपए, सालों लगभग 1200।
द्वारका, तो देखिए ये जो द्वारिका लिखा है बच्चा ये गलत लिखा है, और सही शब्द क्या होगा, ये होगा द्वारका। और ये जो तुमको अहल्ला देख के गलत लग रहा है ना बच्चा, तो याद रखिए ये जो तुम जन्म जन्म से लिखते आए हो ना अहिल्या, ये गलत है। अहिल्या नहीं होता है, अहल्या सही होता है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। ये एकदम सही है रमेश, सही है। और आर्द्र माने भीगा हुआ, ये भी एकदम सही लिखा। और प्रव्रज्या, प्र में भी रा और व्र में भी रा, तो प्रव्रज्या, प्रव्रज्या क्या होता है, जब आदमी संन्यास्त होकर के कहीं घूमता है, जो सन्यासी जो घुमक्कड़ सन्यासी होता है, जो घूम घूम करके इस दुनिया में अलख जगाता है, ऐसे व्यक्ति को प्रव्रजित सन्यासी कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या ले ली, प्रव्रज्या ले ली। स्वामी विवेकानंद ने क्या ले ली रामकृष्ण परमहंस से, प्रव्रज्या माने घूमने टहलने लगे। तो बच्चा प्रव्रज्या शब्द का मतलब घुमंतु सन्यासी। सर जी क्यों गलत, अब बच्चा लोग, हम क्या करें, लोग हिंदी ध्यान नहीं देते हैं, तो हम इसमें बहुत सारी चीजें दुनिया गलत कहे हैं। नंबर पाना है तो ये जान लीजिए, और खाली नंबर नहीं, आगे से जब आप भी लिखिए तो लोगों के सामने सही लिखिए बस। अब ये हिंदी ऐसी चीज है जिसको लगता है यार कोई गलत लिखते एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चलने दो। तो अंग्रेजी में एक स्पेलिंग गलत हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तो हाँ द्वारिका गलत है, द्वारिका इज रॉन्ग, और द्वारका इज राइट, अहल्या इज सही, अहिल्या इज गलत। शंकराचार्य बच्चा, शंकराचार्य सही लिखते हैं, शंकराचार्य द्वारका लिखते हैं, द्वारिका नहीं लिखते। अरे वही कैफी जो रामायण में जिनका जिक्र आता है, नहीं लिखा है शशांक बाबू, एक बार जाग देखो, एक बार देखो, अहिल्या लिखा होगा तो सिर्फ पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा भाई रामायण में नहीं लिखा है, तुम सब सुने हो खाली। चलिए, तो आर्द्र प्रवर्ज्या हल्या तीन समझ गए, क्लियर। अगला सर, कंप्यूटर जी अगला सर। अच्छा, ग्रामर पर बेस्ड सवाल सीसैट पोर्शन में आते हैं, और बाकी ट्रिपल एससी में और सिपाही दरोगा में और लेखपाल में तो खूब आते हैं। ग्रामर बेस्ड सवाल खासकर जैसे उपवाक्य के सवाल हो गए, ये सब सीसैट के पोर्शन में हिंदी में पूछ लिया। तो सवाल है, सोचिएगा, जवाब बताइएगा, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, दिस विल बी अ सीरीज टिल 11 अक्टूबर। ये यूपी पीसीएस हिंदी सीसैट सीरीज चलेगी, ठीक है। ये मैं पूरी कवर करवा दूंगा, हो जाएगा। और हाँ, यूपीपी से बार बार बता देता हूँ, लोअर पीसीएस वाले, ट्रिपल एससी वाले, सिपाही वाले, दरोगा वाले, विधान परिषद और बीईओ मेंस की तैयारी करने वाले, वो भी 1 बजे वाली क्लास देखेंगे तो ये सब काम आएगा। बीईओ का जो मेंस होगा उसमें संज्ञा सर्वनाम संधि बस क्वेश्चन ऑप्शन मोड में नहीं आएगा, वहां लिखना पड़ेगा, रिटर्न होगा, बस इतना फर्क है। तो ये 1 बजे वाली रेगुलर क्लास टिल 10 अक्टूबर कर लीजिएगा, देन अब कोई नया प्लान आएगा, ठीक है। तो भैया जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, सोचिए कि ये कौन से उपवाक्य हैं। पहले आप अपने हिसाब से लगा दीजिए कुछ भी, फिर मैं समझा दूंगा कि उपवाक्य से तात्पर्य हमारा क्या है। हाय राम, हाय जालिम साहब, हाय जालिम सवाल। ध्रुव शर्मा, रिया, साजिया, तबस्सुम, सबका स्वागत है, आदर्श वेलकम। बच्चा जितने लोग प्लस क्लास करते हैं वो जान ले, शाम 5 से 6 प्लस क्लास होती है, सवेरे 8 से 9 एक मिडवल हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप सवेरे इतिहास का भी आनंद लेना चाहते हैं तो हाँ जरूर, सुपर टेट वाली भी देखें अनु। गुड, 37%, 37%। बच्चा अब इसका का कोई विशेष मतलब हमें मिल नहीं रहा है अभी ही का। अरे नहीं, आजकल आ रहा हूँ लेकिन कुछ ऑन टाइम मामला गड़बड़ हो जा रहा है, जैसे कल भी 9:15 बजे आए थे, 9:15 बजे आते आते आते। अभी अभी बता रहा हूँ, मतलब पहले पहले इस लाइन का मतलब समझिए। और इन्होंने कहा कि कौन सा क्या पढ़ लें, तो बच्चा जो शाम को 5 से 6 हिंदी फाउंडेशन बैच चल रहा है, प्लस जिनकी भी हिंदी कमजोर है, उपवाक ही बताने जा रहा हूँ, बस 1 मिनट रुके रहे। जिनको भी लगता है कि हिंदी उनको नहीं आती, या जिनको लगता है हिंदी उनको आनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि हिंदी फाउंडेशन प्लस शाम को ज्वाइन कर लें।
बस आप समझ लीजिए कि इसी से सब बेड़ा पार हो जाएगा। दीपांशु विधान परिषद का आ चुका है, मेन वाला जो है आयोग वाला वो भी नहीं आया है। अब सुनो, जहां न पहुंचे रवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पहले तो इस लाइन का मतलब समझ लो कि जहां सूरज भी नहीं पहुंच सकता वहां कवि के विचार पहुंच जाते, वहां कवि के विचार पहुंच जाते। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जैसे कवि क्या लिखता है, कवि लिखता है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। वैज्ञानिक भी नहीं सोच सकते कि धरती के किसी भी कोने में खुशबू से पहचाना जा सकता है। कोई वैज्ञानिक सोच सकता है? क्या कोई ऐसी इजाद कर सकते हो कि धरती के किसी कोने पर हम यहां से खुशबू से पहचान? अरे कुत्ता भी इतनी दूर तक नहीं सूंघ सकता यार। अब लेकिन कवि की कल्पना है, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान। और 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इतना कौन जिंदा रहता है यार? भूत हो कि आदमी हो, लेकिन ये कौन लिख रहा है? कवि लिख रहा है। तो वो बातें जहां सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच सकती, वो इस खोपड़ी में आ जाती हैं। इसी को कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्लियर है? अच्छा, अब आइए इसमें क्रिया विशेषण कैसे है वो समझा देता हूं। कैसे क्रिया विशेषण देखो बच्चा, पहुंचना क्रिया है, जहां न पहुंचे तो बताइए जहां शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? पहुंचने की। और वहां पहुंचे तो जहां पहुंचे वहां पहुंचे। जब कोई शब्द जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताने लग जाए तो वह क्रिया विशेषण हो जाता है। तो याद रखिएगा, ना ये संज्ञा है, ना ये सर्वनाम है, ना ये विशेषण है, यह क्रिया विशेषण। हाँ एग्जैक्टली, जो नहीं हो सकता। अभिनव बाबू, ये हमने कहा ना 10 तक सीरीज चलेगी। हाँ उसमें रेगुलर आएगी, ये आएगी, ठीक है। चलिए, हाँ हमारे चांद तारों में चेहरा नजर आता है, जाने क्या क्या होता है, कवियों तो बात न करिए। हम भी उसी बिरादरी में आते हैं, लेकिन मतलब मजे ले लेते हैं, कभी कभी हक है हमारा। किसी न किसी तरह, अब एक समझिएगा, अब 1 मिनट आनंद आ गया है, तो आनंद के साथ जरा इस समझ को ले लेते हैं। क्रिया विशेषण मतलब आपकी बात थोड़ी खोपड़ी में समझ में आई होगी कि कोई क्रिया शब्द हो, कोई वर्ब हो, उस वर्ब की कोई खासियत बताई जाए। तो अगर कोई शब्द या शब्दों का समूह क्रिया की विशेषता बताने लायक तुमको लगे तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगर कोई शब्द या शब्दों का समूह सर्वनाम की तरफ प्रिटेंड करे तो उसको सर्वनाम पदबंध कह देते हैं। यदि कोई शब्द या शब्दों का समूह संज्ञा की तरह काम करे तो हम उसको संज्ञा पदबंध कह देते हैं। बस यही एक मसला है। तो ये जो किसी न किसी तरह लिखा है, सोचिए, ये संज्ञा हो सकता है, कि सर्वनाम हो सकता है, कि ये विशेषण हो सकता है, कि ये क्रिया विशेषण हो सकता है। विचार करिए और आंसर मार दीजिए। बताइए। हिंदी रटने की चीज नहीं, समझने की चीज है। जो लिखा है उस पर ध्यान दे देंगे तो बात बन जाएगी। 36%। तो किसी ना किसी तरह में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध। हाँ बहुत बढ़िया। किसी ना किसी तरह एग्जाम पास करना है, किसी ना किसी तरह मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो पहुंचना, पास करना, जीतना, हारना, ये सब क्रियाएं हैं। बच्चा, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। और ये क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता। क्लियर? बच्चा फ्रेज पढ़े हो? फ्रेज, फ्रेज पढ़े हो? और क्या कहते हैं, जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें कुछ, तो ये जो फ्रेज है, इसी को हम पदबंध कहते हैं। हाँ एक होता है क्लास। क्लास जो होता है बच्चा वो उपवाक्य होता है, और फ्रेज जो होता है वो पदबंध होता है।
क्लास उपवाक्य होता है। व्याकरण में पढ़ा रहा हूँ शाम के समय 5 से 6 में, वहां पर ये बहुत डिटेल से मैं चर्चा करके सब बता रहा हूँ। अभी आप यहाँ शॉर्ट में समझ लें कि जब हम फ्रेज कहेंगे यानी पदबंध, अच्छा अब पदबंध कोई कठिन शब्द नहीं है। व्याकरण में जब भी किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो व्याकरण में जो संज्ञा है, संज्ञा को संज्ञा नहीं कहते थे, हम लोग कहते हैं कि ये पद, जैसे जैसे लिखा है राम ने रावण को मार, मैं ही कुछ भी मैं लिख दे रहा हूं। अब मैं आपसे कहूं, बताइए मारना पद व्याकरण के अनुसार क्या है? अब जिस चीज को हम साधारण जीवन में शब्द बोलते हैं उसको व्याकरण की भाषा में पद बोल देते हैं, बस इतना। तो बताइए व्याकरण का पद मतलब इस शब्द का पद क्या है? इस शब्द का पद क्या है? इसकी पोस्ट क्या है? ये क्रियापद है। अच्छा बताइए इस वाक्य में रावण कौन सा पद है? रावण की कौन सी पोस्ट है? इस वाक्य में रावण की पोस्ट क्या है? रावण का पद क्या है? कर्म है। बहुत बढ़िया। मारना क्रियापद है, रावण कर्म पद है, राम क्या है? कर्ता पद है, संज्ञा है। बात समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई पद क्रिया कर्म कर्ता संज्ञा विशेषण क्या है, अगर ऐसा बंध यानी समूह आ जाए, बंध माने पदों को बांध लेना, तो अगर दो चार, तो पदबंध माने क्या बना? शब्द समूह हुआ कि नहीं हुआ? तो यदि कोई शब्दों का समूह संज्ञा की तरह काम करे तो संज्ञा पदबंध, कोई शब्दों का समूह क्रिया की तरह काम करे तो क्रिया पदबंध, जो कोई यदि कोई शब्द सर्वनाम की तरह काम करे तो सर्वनाम पदबंध, और यदि कोई शब्द समूह किसी न वो क्रिया विशेषण के काम करे तो इसको बच्चा हम क्रिया विशेषण पदबंध। समझ गए कि नहीं? बस अब बताओ, किसी न किसी तरह करना है, किसी न किसी तरह जाना है, किसी न किसी तरह खाना है, तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण। क्लियर? तो ये शब्दों का समूह यूज्ड एज एडवर्ब, दैट्स व्हाई इट इज एडवर्बियल फ्रेज। अगला सवाल फिर से कल का पर्यायवाची, कल उस फ्लो में एक शब्द अटक रहा था, मैंने कहा आज चर्चा हो जाएगी उस पर। तो युद्ध का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं? युद्ध का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं? अच्छा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्रिया विशेषण। नहीं नहीं सॉरी, जिसकी लाठी सार्वनामिक, सार्वनामिक है, उसमें कोई पदबंध नहीं लगाएंगे, वो तो सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसकी उसकी। और यह मात्र 46% लोग प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। जय हो, जय हो। भैया युद्ध माने, युद्ध माने जंग। अब गुरु जी जंगम आप कैसे गलत कर रही है? ये भाई जंग अरबी फारसी शब्द है। हाँ, जहाँ जंग माने लड़ाई होती है, लेकिन जब हम यहाँ जंगम कह रहे हैं तो जंगम किसका विलोम होता है? जंगम स्थावर का विलोम होता है। स्थावर माने ठहरा हुआ, या स्थावर माने अचल, और जंगम माने सचल। जो चले फिरे, जो मूव करे वो जंगम है, और जो ठहरा रहे वो स्थावर है। समझ गए? तो भैया जंगम तो दूसरी दुनिया का शब्द है, ये रुका हुआ है, ये चलता हुआ है, ये रुका हुआ है, स्थिर है, और ये चलता हुआ है, मूवेबल है। समझ गए? तो जंगम नहीं होगा युद्ध का पर्यायवाची, बस रण, संगर और समर, यह तीनों युद्ध की पर्यायवाची हैं। कल जब मैं 1 से 2 में बापू कविता पढ़ रहा था, और जब मैं नहीं था, नहीं जंगम नश्वर नहीं हो सकता है, जब मैं नहीं था उस समय संगर शब्द बहुत बार आया था। तो संगर याद रख लीजिएगा, कल बहुत लोग पूछ रहे थे संगर युद्ध को कहते। क्लियर? कंप्यूटर जी अगले सवाल बढ़ी। भाषा और बोली पर खूब सवाल बनते हैं, भाषा और बोली पर खूब सवाल बनते हैं। बताइए भोजपुरी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई? भोजपुरी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई?
तो मौर्य जी का स्वागत, आरती पाल वेलकम, नवीन वर्मा जी आपका स्वागत है। और जय कंप्यूटर जी के सामने आप दुविधा पैदा करते हुए ए और बी दोनों में आधे बराबर, आधे बराबर, बी बाजी मारता पूजा भी समझा रहे हैं। काहे चीटिंग है तुषार बाबू, काहे चीटिंग है भाई? 45% बी, 36% ए। जय हो जय। अच्छा एक बात बताओ, जब तक आप टिक नहीं कर देते तब तक आपको सही जवाब तो पता चलता नहीं, भले हम परसेंटेज परसेंटेज बोला करें। हाँ तब ठीक है, तब हम खूब परसेंटेज बोलेंगे। अच्छा सुनो भैया, भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। और तुम सब टेंशन काहे यार, दिमाग नहीं लगाते। ये बताओ भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश का एरिया थोड़ा सा नीचे चले जाकर के बिहार की तरफ एंट्री मार जाइए, तब बिहार में ज्यादा है ना, बिहार में ना ज्यादा है भोजपुरी। तो भैया बिहार माने का मगध ना, बिहार माने का मगध ना, त जब मगध से बोलल जाई ओके कहली मागधी। समझ गए? भैया ये मगध में जो बोली गई वह मागधी यानी बिहार, तो भोजपुरी किससे पैदा होगी? मागधी अपभ्रंश से। तो मतलब जो अपभ्रंश क्या होता है, ये तो हम लोगों ने भूगोल में पढ़ा था। अब तुम अब तुम ये दाएं बाएं वाली लैंग्वेज लिखोगे। अच्छा सब सब स्पष्ट करने जा रहा हूँ, अच्छा सब कर। देखो अपभ्रंश आपने भूगोल में पढ़ा है। अपभ्रंश को आपने भूगोल में पढ़ा है। अपभ्रंश घाटी को पढ़ा है ना, रिफ्ट वैली, भूगोल वाले रिफ्ट वैली पढ़े हो? क्या होता है, जो नर्म चट्टाने होती हैं वो नीचे को धस जाती हैं, ज्यादा नीचे हम धसा दिए, एक तरफ ज्यादा धस गया, अब ठीक है। ऐसी रिफ्ट वैली होती है जो नीचे धस जाती है, वो अपभ्रंश होता है। तो भैया हिंदी में आप माने होता है उल्टा, अपभ्रंश माने होता है टूटना, माने उल्टा टूट जाना, माने नीचे गिर जाना। तो भाषा कभी हिंदुस्तान में संस्कृत थी, संस्कृत थोड़ी बिगड़ी पाली बनी, अब पाली और बिगड़ के अपभ्रंश के दौर में पहुंच गई, यानी भाषा अपने उच्च स्थान संस्कृत से बिगड़ते हुए नीचे आते आते अपभ्रंश के दौर में पहुंच गई। तो बच्चा अपभ्रंश का मतलब भाषा का संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश होता है। तो ये क्या हो जाएगा? मागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से क्या निकला है? ये जो आपकी अवधि है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी, अवधि बघेली भाषा का जब कभी कुछ पढ़ाता हूं तो ये डिस्कस होता है। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अर्धमागधी आता है। समझ गए कंप्यूटर जी? अगला सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छी समझ का प्रश्न। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? अजीत यादव, पूजा निहारिका, स्वागत है आपका। 53%। हमारे मसला क्या है मतलब, हमको लगता है कि 70% जाएगा, 80% जाएगा, तो सब सन्नाटा हमारे पास। एक फिल्म आई थी, मैं मेरी पत्नी और वो, मैं मेरी पत्नी और वो, मैं बोलने वाला, मेरी पत्नी पत्नी सुनने वाली, और वो कोई अन्य आदमी हो जाएंगे। तो बच्चा वस्तुतः जो सर्वनाम का पहला भेद होता है जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, इस पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन रूपों में बांटा है। तीन है क्या? पहला है आ, उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष,
तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष क्या है भाई? उत्तम माने मैं, अर्थात वक्ता। मध्यम माने तुम, अर्थात श्रोता। और अन्य माने वह, अर्थात कोई तीसरा। बात समझ रहे हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मतलब आज ही हम इतना बढ़िया नेट लगवाए हो, तुम सब हमारा कॉन्फिडेंस लो करना चाहते हो मिलके, हैं? अभी देखो हम इसको लगाए ले रहे हैं। हाँ, आप तारीफ कैसे करते हैं गुरु जी नेट का? चलिए अब आवाज, हाँ। अच्छा रुको, एक बार फिर से। अभी अभी थर्ड पर्सन श्रोता बता रहा हूँ। अच्छा, इज एवरीथिंग क्लियर? चकाचक आवाज, हम हमारी स्लाइड, फोटो वोटो सब सब बढ़िया आ रहा है। तो बच्चा है जो 3% है, ये हमारी दिक्कत तो ना हो सकती, बहुमत तो हमारा है? तो एक बार रिफ्रेश मार लीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से। आई आई माय फोटो सब चकाचक है, बढ़िया। आ रही है धीरे धीरे अंग्रेजी वाली, हमारी वाली अंग्रेजी आ रही है। सुनो भाई, बच्चा, आपने कहा कि मासा को तीसरा आदमी भी खड़ा सुन रहा हो, तीसरा आदमी भी खड़ा सुन रहा हो, तो उसका क्या करें? तो भैया तीसरा आदमी सुन रहा होगा तो हम उसको तुम कह के तो ना संबोधित कर रहे होंगे ना। असल में कोई दो आदमी ही तो बात करते हैं। आप एक साथ तीन से बात नहीं करते, फिर वो मोनोलॉग हो जाता है, डायलॉग नहीं होता। डायलॉग इसीलिए शब्द प्रयोग करते हैं, उसमें डी आई डाई शब्द जुड़ा हुआ है। डाई माने दो, डाई माने दो, इसीलिए डायलॉग बोला जाता है। मोनोलॉग माने अकेले बक 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 करते चले जाओ, उसको मोनोलॉग कहा जाता है। और डायलॉग इसीलिए कहा जाता है, उसमें दो होते हैं। तो आप और आप सामने वाला, यही दो तो होंगे, वो तीसरा तो नहीं होगा। अगर हम खड़े होकर के किसी से कह रहे हैं, तो आप पांच आदमी को एक साथ तुम तो नहीं बोलेंगे, तब तुम लोग बोलना पड़ेगा। अगर मैं कर रहा हूँ तुम, अगर मैं कर रहा हूँ आप, तो इंडिविजुअली आपसे मुखातिब हूँ ना। जो हमारी बात सुनेगा हम उसी को तो तुम कहेंगे। आजकल सब हमें सबकी निगाह से देख रहे हैं। अरे राम राम राम। नहीं नहीं। विनीत, इस पर लंबा डिस्कशन हो चुका है, फिर भी मैं बता दूंगा, डिस्कशन लंबा हो चुका है इस पर। क्लास के बाद। अरे तो कैफी हमने और क्या बताया? कैफी हमने यही तो बताया कि स्थावर का विलोम जंगम है, और क्या बताया? अभी पीछे देखिए ना, यही तो बता क्या है, ध्यान तो दीजिए। मैंने बस जंगम का अर्थ अलग बता दिया है, जिसको रटने के बजाय हमने जंगम का अर्थ ये, स्थावर का अर्थ ये, अर्थ भी बता दिया है बस। हमने वही बताया है। आप इसको खाली विलोम में आज तक पढ़े हैं, कभी इसका प्रयोग नहीं किया। आपने प्रयोग देख लिया तो आपको लगा हमने कुछ नया बता दिया। नया नहीं बताया, हमने विलोम तो बताया ही है, देखिए। और विलोम के साथ अर्थ बताया है। स्थावर का विलोम देखिए ना, जंगम बताया है। और जंगम का अर्थ भी बता दिया, इधर ये अर्थ बता दिया, इधर ये अर्थ बता दिया। अच्छा, ये अर्थ बता दिया, ये अर्थ बता दिया। तो इसका प्रयोग भी तो करना आना चाहिए, कि खाली विलोम में रट्टा मार के रख ले, स्थावर जंगम में स्थावर को पूछ ले क्या होता है तो न मालूम। तो याद करने के अलावा समझ में भी डालना जरूरी है। अच्छा तो भाई, अरे सब 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 कर लेंगे। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक क्या है? उत्तम, मध्यम और अन्य। तो बच्चा जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं मेरे लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा? मैं, क्या मैं अपने लिए तुम का इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं ना। तो जो बोलने वाला होता है, अपने लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो उत्तम पुरुष होता है। और बोलने वाला, सुनने वाले के लिए, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो मध्यम होते हैं। जैसे मैं आपको बार बार संबोधित कर रहा हूं, तो आप, तुम, ऐसा बोल रहा हूं। हाँ, अंग्रेजी में इसी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इसको सेकंड पर्सन कहते हैं, और इसको थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो याद रखिएगा, सुनने वाला मध्यम होगा। जैसे आपको बोलने का बटन दे दिया जाए, आप उधर से बोलने लगे, हम सुनने लगे, तो आप हमको आप या तुम कह करके संबोधित करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? तो हम मध्यम हो जाएंगे। और जब हम आपको बुलाएंगे तो आप मध्यम हो जाएंगे, हम उत्तम हो जाएंगे। तो यहाँ कोई कम ज्यादा नहीं है, यहाँ बस फर्स्ट सेकंड थर्ड का मसला है। और थर्ड कोई और होता है, थर्ड कोई और होता है।
बहुत धन्यवाद, सभी सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो भैया श्रोता क्लियर है? कंप्यूटर जी अगला सवाल। अभी बच्चा आप जितने भी सवाल पूछ रहे हैं हम देखिए नोट कर ले रहे हैं। ये आपने जहाँ प्रेरणार्थक कहा, हमने यहाँ प्रेरणार्थक नोट कर लिया। आपने सवाल भेजा, हमने ये ले लिया, ये भेजा, ये ले लिया। अब ये डिस्कशन होगा जब हम अपना टॉपिक पढ़ा ले जाएंगे, उसके बाद ठीक है, लास्ट में सब डिस्कस करके जाएंगे। सुनिए, तो ये भी अच्छे सवाल हैं, और इन पर ऐसे दिमाग, ऐसे सवालों में आपका सेंस जानना होता है हिंदी को। मुझे याद है बहुत पहले, मतलब ज्यादा नहीं, महीने डेढ़ महीने पहले मैंने प्रश्न पूछा था। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको पढ़िए और बताइए इसमें कितनी वर्ब यानी कितने क्रियापदों का उपयोग हुआ है, टोटल कितने क्रियापद यानी कितने वर्ब आए, गिन के बताइएगा। बताइए किसका लास्ट देखे बच्चा, जो हो गया सामने आपके, कहत नटत रिझत खिझत लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, धन्यवाद। तो बताइएगा कितने क्रियापद हैं? अंगद रिफ्रेश करो, अंगद रिफ्रेश करो बाबू। आहा, सवाल एक, तुम इतने, बहुत ना इंसाफी है सांभा, बहुत ना इंसाफी। हम काहे बता दें भाई सानू। हाँ बाबू को हम बताएं किसमें किसमें टक्कर है तो जो निशान मारे। सुनो, अरे अभी 8 हैं, 9 नहीं। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात। हाँ बिहारी जी का दुआ है, धन्यवाद। और भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात बिहारी, नैन नहीं। तो श्रेया ये अच्छी बात है, बढ़ते रहे, भगवान करे बढ़ते रहे। ये ब्रज है, ब्रज, ब्रज है। देखिए अब आप गिनवा दे, 8 गिनो। कहत माने कहना, नटत माने मना करना, रिझत माने रिझाना, खिझत माने चिढ़ाना, मिलत माने मिलना, खिलत माने खिलना, लजियात माने लजाना। और बात के साथ करत जोड़ेंगे तब क्रिया कंप्लीट होगी। तो बात 9 में नहीं आएगा, बात करत माने करना। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी क्रियाएं आ गई? 8 आ गई, टिक कर दो, 8 क्रियाएं हैं। वैसे इसका मतलब बता दे, एक आनंददायी दोहा तुम्हारा हो जाएगा। आप बात, जब जब बात में करना लगा देंगे रागिनी, तब क्रिया बनेगी, बात करना। दिस विल बी अ नाउन। बात अपने में संज्ञा है, बात स्वयं में संज्ञा है। अच्छा सुनिए कैसे। हाँ एक बार करवाया है, लगभग 1 महीने पहले, मुझे याद है ये सवाल मैंने करवाया था। लेकिन क्रियापद की पहचान अगर आप ब्रज में या अवधि में नहीं कर पाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जरूरी है क्रियापद पहचानिए। दोहा क्या है? दोहा ये है कि बिहारी कहते हैं कि एक घर, अरे मैं अभी बता दे रहा हूँ। एक ब्याह का घर है, और कोई, मतलब पहले, अब आप तो स्कूल कॉलेज में आप सबकी मुलाकातें हो जाती हैं। अब पहले जमाने में स्कूल कॉलेज में कहाँ मुलाकात होती थी? कहीं किसी गांव में शादी पड़ी रिश्तेदारी में, तो इसलिए फलाने रिश्तेदार दूर के वहां से आए, धमाके रिश्तेदार दूर के वहां से आए, कहीं दो दो मामला 4 हो गया। तो वैसे 4 मामलों में बिहारी ने बड़ा प्यारा दोहा लिखा है, सुनो कैसे। दो जने जिनका कुछ अंतर्मन जुड़ चुका है, तो वो नायक नायिका आमने सामने, कैसे, हाँ मेले में भी, मेले में तो बहुत मुलाकात होती थी, एकदम सही कहा। तो आप समझिए कि जो दो लोग नायक नायिका है, वो भवन भरा है, बहुत सारे लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, और इन दोनों को बतियाना है। तो वो दोनों कैसे बात कर रहे हैं? तो वो गाना लोगों ने बाद में लिखा, बिहारी बहुत पहले लिख गए, बाद में बॉलीवुड वालों ने गाना लिखा, आंखों ही आंखों से इशारा हो गया, बैठे बैठे चीनी का सहारा हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया पूछा। ये गाना बहुत बाद में लिखा गया, बिहारी देखो क्या लिखे गए, नायक और नायिका,
तो नायक नायिका की ओर आंखों से इशारा करके कहता है कहत, माने मिलने का अवसर दिखा दो, कहत। तो नायिका नटत, माने आंखों से मना कर देती है। तो इधर उनने कहा, उनने नटत, नटना माने नट जाए, ये बहुत बार शब्द है बच्चा। तो कहत, नटत, रीझत, तो नायक रिझा जाता है, रिझना माने गुस्सा जाना, रीझ जाना, गुस्सा जाना। अच्छा, गुस्साना भी होता है और रीझ जाना माने किसी के ऊपर मोहित भी हो जाना होता है। दोनों बातें आती, कहीं हमको रिझाव नहीं, और थोड़ा मतलब मोहित और गुस्से का जो मिला जुला रूप होता है कि हम प्रेम में किसी के ऊपर ऐसे देखें। तो देखिए, तो कहत, नटत, तो रीझत, नायक रीझत, तो वो खिझत, नायिका और खिजाती है। सुनने में ये सब बच्चा प्रकाश, क्योंकि हृदय की जो साइकोलॉजी है वो जाग जाती है। हाँ, इसीलिए अच्छा लगता है। हमारे हृदय में जो मनोविज्ञान है ना, वो ऐसे दोहों से जाग जाता है, इसलिए अच्छा लग जाता है, और कोई कारण तो ना, हम भी जानते हैं इसीलिए वो आपको समझाया जा रहा है कि आपके हृदय को थोड़ा अच्छा लग जाए। सुनो, तो कहत, नटत, रीझत, खिझत, नायिका और खिजाती है, और मिलत, और जब खिजा लेती है तो फिर अचानक दोनों अपनी नजरें उठाते हैं, मिलत, तो दोनों की नजरें जब मिल जाती हैं तो खिलत, दोनों अंत खुश हो जाते हैं, और जब वो आंखें मिलने के बाद खिल जाती हैं तो नायिका लजियात, नायिका लजा जाती है। अब बताओ, इतनी सारी बातें हो गई, न मिले, न बैठे, न बोले, न बतियाए, बिहारी की पंक्तियां हैं। तो सुनना, कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, और भरे भवन में करत है, भवन भरा है, भवन भरा है, और भरे भवन में करत है, नैना नहीं सो बात, आंखों से बातें हो ही जा रही हैं। अब बताओ, इतना रस वाली हिंदी, और तुम मार दे रट्टा हिंदी नरक की हो, तो कितना अत्याचार है भाई। हाँ, ऐसा सच में होता है, हमको वहां कच्ची बात थोड़े बताते हैं, अनुभव है हमारे जीवन में। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल पर आ जाए। तो कहा, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैना नहीं सो बात। ठीक है, देखो एक बात बताएं, हिंदी किताबी नॉलेज वालों से पढ़ोगे तो वो किताब में नीरस कर देंगे। हम कवि हैं, हम कविताएं रचते हैं, साहित्य हमारी आत्मा में है, हिंदी हमारी माँ है, तो हम आपको जीवन से समझाते हैं। हाँ, इसलिए चला जाएगा। चलिए, देखिए, अब बच्चा बुलाने पूजा क्या मतलब है, 6 बरस ब्याह को हो गए, 10 बरस मिले हो गए, अब ये सब बातें पुरानी हो गई। देखिए, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं, बहुत गजब सवाल लाए हैं बच्चा, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं, बताइए। आप एकदम पूरा मजा इसे खट से रोक दीजिए, और इनका सवाल की सिंसियरनेस में आ जाइए, थोड़ा सिंसियर हो जाइए प्रश्न के लिए। कल जब हम कविता पढ़ रहे थे तो वो कविता खाली कहानी नहीं थी, गांधी जी एक कथा। उस कविता में हिंदी के बहुत शब्द आए थे जिनका एग्जाम्पल मैं भविष्य में देने वाला हूँ। बी और सी में चल रही है कांटे की टक्कर। भैया, ये विषाद जो है ये विशेषण नहीं, विषाद संज्ञा। कल आया था कि जब ये धरती व्याकुल, आकुल, विषण्ण थी, तब गांधी जी एक लौ चमचमाती किरण बन करके इस अंधेरे में दिखे थे। तो विषाद क्या है बच्चा, विषाद माने डिजेक्शन, निराश। निराशा। निराशा, और क्या बोलते हैं, अब मतलब अत्यंत दुख, अत्यंत दुख, उस अवस्था को क्या बोलते हैं भैया, विषाद बोलते हैं। बात समझ गए। अच्छा, कोई बात नहीं, विषाद बोलते हैं। तो ये क्या हो गई संज्ञा, वो भी भाववाचक। अब जरा सुनना, विफल व्यक्ति, तो विफल एडजेक्टिव है, विषण्ण माने वह
व्यक्ति जिसे विषाद हो, माने जिसे दुख है तो दुखी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ऐसे विषाद से बनने वाला एडजेक्टिव विषण है। विषाद संज्ञा है और विषण क्या है, एडजेक्टिव है। तो याद रखेंगे विषण व्यक्ति। कल ये जब मैं कविता पाठ कर रहा था, मैंने कल गांधी एक कथा, गांधी एक कहानी करके एक गांधी जी पर रामधारी सिंह दिनकर की कविता का पाठ किया था। डिप्रेस्ड, हाँ डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड हो जाएगा विषण, और डिप्रेशन हो जाएगा विषाद। डिप्रेशन विषाद है एंड डिप्रेस्ड इज विषण, ठीक है। और प्रोन्नत, आप जानते हैं जिसको उन्नति दी जाए, जिसको थोड़ा वो क्या कहते हैं प्रमोशन दे दिया जाए, वो प्रोन्नत होता है। तो प्रोन्नत व्यक्ति, प्रोन्नत पद, ये तीनों विशेषण हो जाएंगे, एक विषाद विशेषण नहीं होगा। कंप्यूटर जी अगला सवाल। चक्षु श्रवा का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है। चक्षु श्रवा का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है। खूब आया है ये सवाल। ये पांच के पांचों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, और कल इनमें से कई एक शब्द कक्षा में बार बार कविता में आ रहे थे। तो आज हमने कहा वहीं से पर्यायवाची विलोम उठा के दे दिए जाएं, क्योंकि ये अहि, विरग, निसंग, व्याल, चक्षुश्रव सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। चक्षुश्रवा का पर्यायवाची नहीं है, निसंग नहीं है। निसंग माने होता है तर्कस। बच्चा व्याघ्र माने होता है बाघ। अच्छा, हमें लगता है इतना तुम सब पढ़ लियो कि दो चार छोटी मोटी क्लास तो हिंदी की तुम ही सब पढ़ा ले जाओगे। हाँ, बस ऐसे आंख बंद करके करना, कहना अमरनाथ आ जाओ, बस हम आ जाएंगे तुम्हारे भीतर, खूब पढ़ा जाएंगे। देखो, चक्षुश्रवा, जैसे जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हुए ऐसे आंख बंद करके एक बार अपने वाले जो हिंदी वाले मास्टर साहब हैं उनको याद कर लेते हैं। तो जब मैं रस छंद अलंकार का भी पढ़ाता हूँ, काव्य उनसे सुंदर व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता है। तो जब जब मैं कभी रस छंद अलंकार और व्याख्याएं करता हूँ तो मैं आंख बंद करके ख्याल कर लेता हूँ गुरु जी हमारे भीतर आ गए। और पाठक जी बोलते हैं, फिर अमरनाथ नहीं बोलते हैं। फिर पाठक जी बोलते हैं। देखो, चक्षु श्रवा, बच्चा चक्षु श्रवा माने होता है आंखों से सुनने वाला। आंखों से सुनने वाला, चक्षुश्रवा। ऐसा कहते हैं कि सांप के कान नहीं होते हैं ना, सांप के कान नहीं होते हैं, तो सांप अपनी आंखों से ही देखता सुनता है, तो इसलिए उसको चक्षुश्रवा, जो अपनी आंखों से सुनता है, तो ये सांप। और व्याल, व्याल माने सांप। तो व्याल माने सांप का कल कितनी बार कविता में आया, बाम्बी से निकले व्याल मुझे आकर के डस ले, गांधी जी बोलते हैं। तो व्याल माने भी सांप होता है। अहि भी कल आया था, अहि माने भी सांप होता है। और उरग माने क्या होता है, सांप। उरग माने, उर, आगे बहुत बार बताया है, उर से गमन करने वाला, करने वाला। उरग, उर से गमन करने वाला, क्लियर है। उर माने क्या है, हृदय, पेट। मतलब उर ये पूरा क्षेत्र, वक्ष, पेट, ये जो पूरा क्षेत्र है इसको उरग उर बोला जाता है, हृदय क्षेत्र। तो हृदय क्षेत्र यानी पेट और छाती के बल पर गमन करने वाला, चलने वाला, अर्थात उरग। क्लियर है। अगला प्रश्न, तो निशंग तर्कस हो जाएगा, ये हो गया। कल भी आया था तलातल, राम रश्मिरथी में भी तलातल का वर्णन किया है दिनकर जी ने, और कल की कविता में भी तलातल आया था। बताओ तलातल में कौन सा समास। गत और गना, गत और अनागत काल देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, और अतल पाताल देख, ऐसी एक कविता है। कल वाला याद रह गया है, बढ़िया बढ़िया।
तो बच्चा इसमें द्वंद्व समास है। अच्छा, ये द्वंद्व सही लिखा नहीं पूछा 2 बजे के बाद, क्लास के बाद हमेशा लगभग साल भर हो गया, ये 1 से 2 जब से स्टार्ट किया है तब से भोजन इसके बाद ही होता है। द्वंद्व सही लिखा है। द्वंद्व की द्वंद्व ए या बी, पोल दे दो एक बार। जंजीर, हाँ जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे, या देख गगन मुझ में लय है, या देख। हेलो सर विशाल। अच्छा, उमर वैश्य, विशाल जी स्वागत है आपका। उमर नहीं है विशाल बाबू, उमर वैश्य नहीं होते हैं, उमर वैश्य होते हैं। ठीक, तो इसको ओ से लिखा करिए, ओ से, उमर। और अगर सब लोग उमर लिखते हो तो बताइए कि उमर ना लिखे, उमर लिखे। बड़ा खिलाड़ी हो भाई। भैया द्वंद्व सही होगा, द्वंद्व जो लिखा है वो एकदम सही है, ये द्वंद्व गलत शब्द है। बहुत बढ़िया। तो तलातल में क्या होगा, तल और अतल। बात समझ गए। तल और अतल दो शब्द होते हैं। हाँ, तो यह जहां और तथा एवं का भाव हो वहां क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। भगवान कसम, ये घंटा बहुत जल्दी बीतता है हमारी क्लास। ये घड़ी घड़ी बहुत जल्दी, हम हमें लगा अभी 5 मिनट बचे होंगे। कोई नहीं। डॉक्टर डॉक्टर गुलाटी, आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में, आपका विशेष स्वागत है। और डॉक्टर गुलाटी 12 अक्टूबर से वी हैव स्टार्टेड बैच एट अन अकेडमी प्लस। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच 12 अक्टूबर से, आरो यारो मीन्स। ठीक है, चल। तो बताइए, इसमें से कर्मधारय समास किसमें है, इन चारों ऑप्शन में किसमें कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास किसमें। बहुत खिलाड़ी हो तुम आलोक है। बीच बीच में तुमको लगता है कि तुम औरों में, हम पूछ लेंगे, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं हम। बस 55%। नहीं, केवल हिंदी की क्लास का प्रोविजन नहीं है। आप देखिए, मैं एक बात, जितने आर ओ मेंस और पीईओ का मेंस देने वाले हैं और जिन्होंने प्लस नहीं लिया है, आपको बताऊं बच्चा, ये जितना हिंदी में कोर्स पढ़ा दूंगा इतना 5 से 10 हजार रुपया लेते हैं ऑफलाइन कोचिंग वाले। हाँ, और उसके बावजूद मेंस का एक पूरा पोर्शन कवर नहीं करवाएंगे। हमारे यहाँ साल भर का सब्सक्रिप्शन है 7 हजार का, जिसमें आप ये हमारा कोड अमर ललित 10 डाल दें तो मात्र 6300 का हो जाएगा। और अगर आप हमारी स्पेशल क्लास देख के जाएंगे, हाँ स्पेशल क्लास देख के जाएंगे, एक एक मिनट में सब बता दे रहा हूँ, एक मिनट। एक स्पेशल क्लास अगर आप हमारी ये जो देख रहे हैं, अगर ये देख के आप हमारा ये कोड डालेंगे तो आपको 6300 के बाद फिर एक छूट मिलेगी, और ये 600 फीस कम होके 5670, 5670 रुपए में आपको 1 साल का कोर्स मिल जाएगा अनअकैडमी पर। अरे नहीं भैया, अभी क्लास खत्म नहीं है, ये आप छेड़ दिए हैं तो बात सुन लीजिए, वरना हम बहुत बताते नहीं है, समझिएगा। अरे 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार, मैं आपको बताता हूँ 5670 में आपको 1 साल मिलेगा। और उसी 1 साल में आपको क्या मिलेगा, हिंदी तो अमरनाथ की पूरी मिलेगी, आर ओ का मेंस मिलेगा, आर ओ का प्री मिलेगा, विधान परिषद मिलेगा, सिपाही मिलेगा, दरोगा मिलेगा, लेखपाल मिलेगा, यूपीपीएससी मेंस मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा। तो भैया पैसा तो अकेले हम अदा करवा देंगे। अरे हमारे अलावा बहुत सारे टीचर है बच्चा, 150 एजुकेटर है सर, 150 एजुकेटर। आपको कभी कोई दिक्कत आवे, आप एक बार, मतलब ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब और लोग कहते हैं कि आप एडमिशन लीजिए, मैं दावा करता हूँ आप अनअकैडमी पर आए, 20 दिन पढ़ें, आपको बहुत दिक्कत आए हमसे पर्सनली मैसेज करके पूछें कि गुरुजी कैसे टीचर से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हम बताएंगे कि 20 दिन आप सब्र करके पढ़ लें, आपको अनअकैडमी से बेहतरीन कोई और प्लेटफॉर्म नहीं लगेगा, ये ईमानदारी से।
और जितने प्लस वाले हैं ये उनका अनुभव है, एकदम यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं कि रुपए लेकर के फंस गए हैं। आप ये जितने भी बैठे हो भैया तनिक बता दो कि अगर अच्छा एक दूसरे कमेंट दिखेंगे नहीं, ओह सॉरी कोई बात नहीं, एक दूसरे कमेंट नहीं दिखेंगे। और आप आपसे बस निवेदन करता हूँ एक बार आके, अगर आप अमरनाथ की बात पर विश्वास रखते हैं तो आप आएंगे, तो आप ये जो बाजार बाजार घूमते हैं ना, कोचिंग कोचिंग, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, रुपया लेकर के आपको कुछ नहीं, आप आएंगे तो आपको आनंद है, ये पक्की बात आपको आनंद है। देखिए तो आर मेंस का बैच है, आप आइए इसमें, और सब्सक्रिप्शन कभी बिना बिना बेहिचक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए अच्छा अगले प्रश्न पर आ जाइए। तो बच्चा इसमें भुजदंड क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। वो 9 बजे होती है वंदना, 9 बजे। अरे 2 साल का लिया है तो बहुत अच्छा है, 2 साल का लिया है तो भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो क्या, मैंने 1 साल बताया, आप 2 साल का लेंगे तो ये 8400 का मात्र आपको 6804 का पड़ जाएगा। 2 साल का एडमिशन 300 रुपया महीना पड़ता है, 6804। तो देखिए अगला प्रश्न, कर्मधारय समास है बच्चा भुजदंड, भुजदंड। और हाँ बस एक, नहीं कहीं नहीं जाएंगे बच्चा, बस एक निवेदन करते हैं, जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप जब भी हमारा कोड डालते हैं तो बस इस कोड से हमारी अनअकैडमी में थोड़ी वैल्यू बढ़ती है कि गुरु जी के इंस्पिरेशन से, माँ साहब के कहने से इतने लोगों ने एडमिशन लिया है, इसीलिए हम लोग इस बात पर जोर देते हैं कि आप हमारे कोड से एडमिशन लें। चलिए, अरे तरन आप हमसे तराना बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, हमसे ग्रुप में मैसेज कर लीजिएगा, हम बता देंगे सारे टीचर्स के बारे में। अरे कल नहीं है, कल कल परसों कुछ दिक्कत हो गई थी, देखा जाएगा, आज संभव होगा तो बता देंगे। अच्छा देखो भुजदंड, भुजदंड क्लियर है? कहेंगे बच्चा, भुजदंड का मतलब होता है, दंड का मतलब डंडा, और भुज मतलब भुजाएं, यानी भुज दंड मतलब कि जिसकी भुजाएं दंड के समान मजबूत हो, डंडे के समान मजबूत हो। तो बच्चा जब उपमेय और उपमान आता है, जब उपमेय और उपमान आता है तो क्या हो जाता है, हमेशा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यहाँ पर भुजदंड में उपमेय उपमान है। आराम कुर्सी माने आराम के लिए कुर्सी, तो ये हो गया तत्पुरुष। प्रत्यक्ष ये क्या हो गया, क्या बोल लीजिए, प्रत्यक्ष या अव्ययी भाव समास हो गया, ये अव्ययी भाव हो गया, बहुत धन्यवाद सुरेश जी। और हाथों हाथ ये भी अव्ययी भाव हो जाएगा, और आराम कुर्सी तत्पुरुष हो जाएगा, बचा खाली भुजदंड। बात समझ गए? अगले प्रश्न पर बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, आपको समझा देंगे। अब कुछ सवाल कर लेते हैं, कम से कम 16 तो टारगेट है हमारा, 16 कर ले। अच्छा 16 क्या 17 18 ठीक कर लेते हैं। सपरिवार में कौन सा समास है, जल्दी से बताओ, सपरिवार में, सपरिवार में कौन सा समास है? एक बार बहुत पहले डिस्कस किया था मैंने स्पेशल क्लास में, मुझे याद है। अच्छा जिनकी समस्याएं हैं वो रुके रहेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजूंगा। ए बी सी तीनों में बराबर बराबर, जय हो। सुनो भाई, सपरिवार में बहुब्रीहि समास होता है, सपरिवार, सफल। ईशा शाम को 5 से 6 चलती है पर डे, हिंदी फाउंडेशन नाम है बैच का, हिंदी फाउंडेशन। सपरिवार, सफल, सकुशल, सविनय, सबका मतलब बता दे रहा हूं। तो समझिए कि जब भी स उपसर्ग का प्रयोग साथ के अर्थ में होगा, जब भी स उपसर्ग का प्रयोग साथ के अर्थ में होगा, तब तब यह बहुब्रीहि समास बन जाता है। जब भी स उपसर्ग का प्रयोग साथ के अर्थ में होगा, तब तब यह बहुब्रीहि समास बन जाता है। तो सफल, सविनय, सकुशल जब भी आएगा तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यहाँ स उपसर्ग अव्ययी भाव नहीं बनाएगा, तत्पुरुष कर्मधारय नहीं बनेगा। चलिए अच्छा बस यह प्रश्न एक और टिक कर लेते हैं, फिर आपकी समस्याएं हम बता देंगे जो आपने पूछी, और उसके बाद चर्चा बाद में।
तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी बैठी लौकन, नहीं वो छंद नहीं है, धुन में नहीं आया, देखिए। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी बैठी लौकन। नहीं नहीं, उसमें देखिए, इसमें रस बताइए कौन सा है। नहीं, ये दोहा भी नहीं है बच्चा, दोहा भी नहीं, दोहा नहीं है। ये छंद होते हैं जो वर्णिक छंद होते हैं, उन्हीं में से कोई छंद है, छंद है। यहाँ कुछ कह वह होना चाहिए था, तब ये छंद में आ जाएगा। अ, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के बैठी लोक, हाँ जानी के, एक लाइन कहीं रह गई है, जानी के कर दे तो हो जाएगा। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के बैठी लोक कंटक पर काढ़े, तब ये सवैया की बिरादरी में आ जाएगा। पहले रैंक देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। निधि, कैफी, अंकित, प्रिया, सानू, सुरेंद्र, खुशबू, इंदु, अलका और पूजा। बहुत बढ़िया। तो समझिएगा। अ, बच्चा, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर अपनी प्रिया यानी रामचंद्र जी अपनी प्रिया यानी सीता जी को श्रम से थका हुआ जान करके जो क्या कहते हैं, बस भाव समझिएगा कि जानकी नाह को नेह लखे पुलकी तन वारी विलोचन बाढ़े। तो वारी माने होता है जल, और विलोचन माने होता है, विलोचन माने नेत्र। तो समझिएगा कि रामचंद्र जी सीता जी के दुख को देख करके पुलकित, या सीता जी रामचंद्र जी के दुख को देखकर पुलकित है। तो कुल मिलाकर सीता राम का संयोग है, नहीं वियोग नहीं, संयोग है। देखने में पुलकित, जरूरी नहीं कि हर बार आंसू निकले तो खाली दुख में निकले, कभी कभी खुशी में भी निकल जाते हैं। तो रस श्रृंगार का है, क्योंकि वन गमन का दृश्य है, जब रामचंद्र जी और सीता मैया और लक्ष्मण जी जंगल जा रहे हैं, तो उस वन गमन में जो उनको दुख होता है, उस दुख को देखकर वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि नायक नायिका साथ हैं तो वो क्या माना जाएगा, संयोग ही माना जाएगा। तो बच्चा ये श्रृंगार रस हो गया, इसमें रस। पुलकित मतलब होता है, पुलकित माने पुलक जाना, नेह माने प्रेम, नेह माने प्रेम। तो अब आइए एक एक करके प्रश्न देख लेते हैं आपके जो। तो बच्चा, ऑफिशियली द क्लास इज वाइंडेड अप। अब हम आपकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आई हैं उनको बताने जा रहे हैं। प्रतिदिन 1 से 2 देखना ना भूले, हमारी क्लास निरंतर। प्लस के लिए सुबह 8 से 9 मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, और प्लस पर, और शाम को 5 से 6 हिंदी चल रही है। बच्चा, कुश एक प्रकार की घास होती है, कुश एक प्रकार की घास होती है, इस घास का उपयोग किया जाता है। देखिए, तो निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं, तो इस पे बड़ा विवाद है, और इसको संभवतः हटाया गया कि नहीं हटाया गया, वो सब किनारे करें। मैंने क्लास में बड़े अच्छे से बताया था इसको। बातूनी लड़का विशेषण है, बांका जवान विशेषण है, स्नेहा ये पीडीएफ आप अपने मन से डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर 1 आवर अगर आप क्या करें, इस क्लास पर दोबारा आएंगे तो पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा समझिए, हम कैफी अपनी मर्जी से किसी शब्द को, ऐसे तो दुनिया में हर शब्द कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। अब बादामी कोई प्रचलित शब्द नहीं, ना वर्तमान में किसी शहर का नाम है कैफी। तो ये खाली अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी करने के लिए हम बादामी शहर का नाम ले लें, इसीलिए विवादित। तो बादामी रंग होता है, बादामी कपड़ा, ठीक, तो बादामी विशेषण है। अब डिस्कशन फंसता है बहुरूपिया और बांका में। तो बहुरूपिया ऐसा शब्द है जो विशेषण और विशेष से दोनों है। बहुरूपिया,
यह विशेषण भी है और विशेषण भी। और बांका, बांका एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है छोरा, सुंदर। कहीं बांके बिहारी की जय, तो बांका माने सुंदर, बिहारी की जय, तो बांका वो शब्द होता है। अब यहाँ अंक की बिंदी चंद्र बिंदी करें तभी बात बनेगी। तो प्रश्न विवादित है, बहुरूपिया विशेषण विशेष दोनों है। अगर हम बांका को सुंदर कहें, हम बांका को यदि सुंदर कहें तो हम मान लेंगे कि बांका भी एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसलिए बहुरूपिया शब्द, बहुरूपिया शब्द ही का अगर प्रश्न को माना जाए तो माना जाएगा, लेकिन आयोग ने इसको प्रश्न नहीं माना, इसे हटा लीजिए, हटा लीजिए, ठीक है। क्रिया विशेषण का किसमें प्रयोग है? मैं शाम को घर वापस जाऊंगा, शाम को जाऊंगा। मैं अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी करता हूँ, अच्छी तरह से करता हूँ। जहां तुम हो वहां मैं हूँ। हाँ, अरे यार ये पूछा तो था गलत तुषार, सब है क्रिया विशेषण। पहले वाले में कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक है। दूसरे वाले में क्रिया है, वो क्या कहते हैं, वो रीतिवाचक है। और तीसरे वाले में स्थानवाचक है, स्थानवाचक। बात समझ गए? उपरयुक्त सभी। सरल का विलोम कठिन भी हो सकता है, नहीं कठिन ही होगा सरल का विलोम, कठिन। अब अगर सरल स्वभाव की चर्चा कर दी जाए, हाँ 5 PM वाली क्लास है, सरल स्वभाव की चर्चा कर दी जाए त्रिपाठी जी, तो वो कुटिल स्वभाव भी कहा जा सकता है। अगर स्वभाव की चर्चा करेंगे तो सरल को कुटिल ले सकते हैं। कहेंगे वह सरल हृदय है, फिर हम कठिन हृदय नहीं कहेंगे, तब हम कहेंगे वह कुटिल हृदय है। तो सरल का कुटिल कहा जा सकता है उस संदर्भ में। प्रश्न संदर्भ क्या मांग रहा है इसके अनुसार उत्तर लगाते हैं। भाषा का भाव समझिए, इसीलिए मैं कहता हूं शब्दों को रटिए मत। अच्छा एक चीज कहीं और लिखी थी हमने। अच्छा प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? बच्चा प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब आप कोई काम स्वयं न करके किसी और से काम करवाते हैं। बच्चा दामोदर गलत शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। दामोदर होता है जिसके माने कृष्ण होता है। ऑप्शन में कभी कभी फर्जी शब्द लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? बच्चा जब किसी दिन क्रिया के तमाम सवाल से आएंगे नहीं, जब तमाम सारे प्रश्न आएंगे तो उसी में से हम चर्चा कर लेंगे। 19 में उन उपसर्ग है, उन है उन, उन उपसर्ग है, उन माने एक कम, वहां उत नीस नहीं है, वो 19 में उन उपसर्ग है, उन माने एक कम होता है। बच्चा कृष्ण को कहते हैं दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट में, जिनके पेट में माता ने रस्सी बांधी हो वे भगवान कृष्ण। जब उन्होंने अर्जुन के वृक्ष उखाड़े थे और 2 यक्ष गंधर्वों को शाप से मुक्त किया था, तब भगवान कृष्ण को दामोदर कहा गया था। जिन्होंने अपने उदर में दाम अर्थात रस्सी बंधवाई हो वो दामोदर है। अच्छा प्रेरणार्थक किसको कहते हैं? जब काम स्वयं न करें, प्रेरणा दे, प्रेरणा दे। माने मैंने नाई से बाल कटवाए, तो कटवाना, छिलवाना, गवाना, जगाना, उठाना, गवाना, ये सारे शब्द जिसमें संज्ञा कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से करवाता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। बस। अच्छा बच्चा आविष्कार शब्द किसी ने ऐसे मन से रख लिया होगा, कायदे से आविष्कार शब्द होता है। आविष्कार का कोई मुझे अभी तक शब्द नहीं मिला है जिसको मैंने कहीं पढ़ा हो, ऐसा मुझे अभी तक कोई शब्द नहीं मिला है। बच्चा इसमें मैंने अभी तुम्हारा सवाल ले लिया था तुषार बाबू, जब इसको वो किया करो तो इनका हम क्या करें क्रिया विशेषण? तुषार बाबू हम इनका क्या करें, इनका क्या करना है बताओ? आपके प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। अब अगर कोई गलत सलत पढ़ाए दे तो हम उसके लिए वो झगड़ा कर लेंगे। आप देखो तुषार जब भी प्रश्न भेजा करो तो हमारे अकेडमी पर आप कोई भी ऐसा जिसमें किसी का लिंक या कुछ भी ऐसा लिखा हो ऐसा मत भेजना। उसमें लिखा हुआ है, एक बार मैंने ले लिया है इसीलिए दोबारा मैंने उसको नहीं देखा। लिंक हटा करके उसको इस तरह से क्रॉप किया कीजिए। अतुल जिसकी कोई तुलना न हो, अतुल
जिसकी कोई तुलना न हो। अच्छा, आविर्भूत, अनावृष्टि। बच्चा आविर्भूत माने आना, उत्पन्न होना, आविर्भूत होना माने उत्पन्न होना। और अनावृष्टि माने जब बरसात का न होना। तो भैया सबकी समस्याओं का समाधान हो गया हो, तो इजाजत दें। अरे हमने शुरू में पहला सवाल पूछा अहल्या होता है, ये सही है, अहिल्या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास। बाय।